वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 31 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया उस पर हम लोग नज़र डालेंगे और उससे संबंधित बहुत से तथ्यों की जाँच करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कॉमेंट और सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ आप युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है। ऐप डाउनलोड करने से बहुत सी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। दैनिक जागरण का अंडरलाइन पेपर प्राप्त होगा, साथ ही साथ इसके की पॉइंट आपको प्राप्त होंगे दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के पैकेज से, जिसका मात्र फ़ी रखा गया है 299। तो 299 पर एक साल के आपको इसकी वैलिडिटी रहेगी। एक साल तक सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगा, तो इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो बीपीएससी है 68 बीपीएससी, उसका पैकेज के आज अंतिम डेट है। सभी लोग एडमिशन ले लीजिए। कुछ सीटें बच गई हैं तो आप लोग ज़रूर इसमें इनरोल हो जाइए, नहीं तो इसकी दरें बढ़ जाएगी। तो आप लोग बढ़े हुए दर पर ही लीजिएगा। आप लोग कोशिश कीजिए अभी परचेज कर लीजिए, और सारे आपको इसकी संबंधित जानकारी ऐप पर अवेलेबल है, तो आप जा सकते हैं ऐप पर। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा सारी चीज़ें अपडेट पाने के लिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण लिंक प्राप्त करने के लिए और भी स्लाइड होता है, रिलेटेड स्लाइड होता है, उससे मैं वहाँ शेयर करता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह सभी के लिंक दिए रहते हैं, तो आप लोग इनरोल हो सकते हैं, साथ ही जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए आगे बढ़ेंगे। हालांकि आज लेट बहुत हो गया, क्योंकि पेपर का पीडीएफ है ना, बहुत लेट से आया, 10 बजे के आसपास आया है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को जल्द से जल्द कवर करने का। देखिए, गुजरात में मोरबी में एक नदी में एक केबल पुल टूट गया, जिससे 90 लोग मरे। बहुत ही दुखद घटना है। पर इसके आकलन में आप 2-4 चीज़ें आपसे प्रश्न केस स्टडी के तौर पर पूछ सकता है यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पे एस्पिरेंट के तौर पर। इसके देखिए व्यवहारिक पक्ष यह है कि हम मानव हैं और इस प्रकार के दुखद जब भी घटना होती है उस पर खेद होता है, पर हम लोग प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तो इन समस्याओं से, इस प्रकार के जब भी घटनाएं होती है तो उसके हमके ड्रॉबैक उसको ढूंढते हुए उसके आगे ऐसी कोई घटना ही नहीं हो, तो इसके लिए क्या सीखते हैं इन सब घटनाओं से, तो केस स्टडी के तौर पर इनको यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसा घटना हो गई जहाँ पर 90 लोग आकस्मिक मृत्यु के काल में चले गए। तो इसके पीछे 2-3 चीज़ें आप लोग देखिएगा। यह तो पहले केबल पुल था, जिसमें आपको लगभग 300 व्यक्ति, जो इसकी क्षमता है उससे कहीं अधिक लोग इस पर सवार थे। और मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर पुल का जो रस्सी बना हुआ था ना, जैसे केबल पुल देखिए ऐसे होता है, केबल पुल ऐसे होता है, इसमें आपको रस्सी से बांधा रहता है, दोनों किनारा दोनों छोर आपको इस तरह बांधा रहता है। तो इस रस्सी के केबल जो बांधा रहता है, उस केबल को कुछ उपद्रवी लोग उससे तोड़ रहे थे भीड़ में। आप वीडियो सर्च भी कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो प्रशासनिक स्तर पर चीज़ें खामियां रहती, एक व्यवहारिक पक्ष पर कि व्यक्ति विशेष भी अति उत्साहित में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें बहुत लोगों की जान माल की क्षति हो जाती है। अब मान लीजिए एक छोटा सा वीडियो आया, तो उसमें हो सकता है 30 से 35 सेकेंड के वीडियो में एक व्यक्ति मार रहा। अब ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता उसको देखा देखी कितने लोग उस पुल को मारे होंगे उसके रस्सी पर, या तो उस केबल को हिलाए होंगे। भारतीय लोग हैं ना, थोड़ा ज़्यादा इंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से 2 चीज़ें, इस प्रकार की घटनाओं को देखिए। बहुत से भीड़ मंदिरों में हाल ही में देखिए, अब सियोल में भी एक घटना घटी है जहाँ पर बहुत लोग मर गए, वहाँ आपातकाल लगाया गया है। तो इस प्रकार से देखिए होता क्या है कि लोग हैं ना, अधिक सीमा से किसी क्षेत्र विशेष में जमा हो जाते हैं, जिसके पास इस प्रकार की घटना या भगदड़, आप हाल ही में देखे होंगे मंदिर परिसर में भी भगदड़ मचा था जहाँ पर लोग जान गंवाए थे। इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिलती है। तो इसके पीछे यही कारण है कि व्यवहारिक पक्षों को लोग नहीं समझते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सभी चीज़ों को समझना और आकलित करना चाहिए, तो ही जाके ये सब चीज़ें रुकती है। नहीं तो भीड़ के पीछे भीड़ अगर जमा होता जाएगा, उस किसी भी वस्तु की या किसी भी क्षेत्र की एक सीमा होती है, अधिक सीमा से अधिक उस पर लोड पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वो ध्वस्त होता है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। तो इसके साथ ही साथ देखिए, प्रशासनिक
क्या खामियां थी जहां से हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन जो आपको यह जिसे टेंडर दिया गया था रख रखाव के लिए, उसने नगर पालिका का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था, और साथ ही बोला जा रहा है कंपनी की इंजीनियरिंग विभाग ने फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया होगा, लेकिन अभी तक नगर पालिका को दाखिल नहीं किया गया। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन का भी दबाव था, कोऑर्डिनेशन नहीं रहा होगा इस दोनों। अब जो पुल इसका मरम्मत कर रहा है और वो जो विभाग है नगर पालिका, कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, कि कोई कैसे बिना सर्टिफिकेट जमा किए किसी कार्य को कर सकता है। जब इस प्रकार के नगर पालिका नियम लागू रहते सख्ती से, तो आप इसका ड्रॉबैक दे सकते हैं। यहाँ से केस स्टडी के तौर पर प्रशासनिक अक्षमता नज़र आता है, तो यह आपको देखने की ज़रूरत है केस स्टडी के तौर पर। बाकी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंट नहीं है, बस केस स्टडी के तौर पर इस घटना से क्या सीख मिलती है। आप रहते इस क्षेत्र के डीएम, एसडीएम या कोई भी पद पर, तो इस घटना को रोकने के लिए आपके पास कौन से विकल्प पहले थे और घटना के बाद कौन से विकल्प आपके हैं। तो रेस्क्यू टीम जो आई है किस प्रकार से काम कर रही है, तो इस प्रकार से पूर्व भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए आपके क्या कदम हो सकते हैं, इस प्रकार से इंटरव्यू में कोई प्रश्न पूछ सकता है। कोई भी घटना रिलेटेड को रिलेटेड करके, उस समय मान लीजिए आपका इंटरव्यू दिसंबर में चल रहा है, तो दिसंबर में कोई ऐसी घटना घटती है देश विदेश राज्यों में, तो उसे कोऑर्डिनेट करके 3 पार्ट से आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो इसे इसी तरह के स्टडी के तौर पर आप प्रस्तुत करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए कल आपको एक बहुत उपलब्धि वाला एक कदम उठाया गया, जिसमें परिवहन विमानों में बड़ा उत्पादक बनेगा आत्मनिर्भर भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखिए गुजरात के बड़ोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295 मालवाहक विमानों के निर्माण के संयंत्रों की आधारशिला रख गई। हालांकि इससे पहले मैंने न्यूज़ कवर किया था। यह जो टॉपिक होगा ना, आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के वृद्धि और विकास के टॉपिक में कवर करेगा। इसमें जो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर करेगा। तो मैंने कल भी इस पर आपको न्यूज़ एनालिसिस किया था, तो आप लोग उसे देख लीजिए। इसके कुछ पार्ट्स डाटा है आपको यहाँ से निकालना है। बहुत से राजनीतिक बातें भी की गई प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री एक राजनीतिक तौर पर भी होते हैं, देश के प्रधान सेवक भी होते हैं। तो देखिए दोनों तरीके के बात ये बोलेंगे ना। तो एक एस्पिरेंट है आप, यूपीएससी एस्पिरेंट, पीसीएस एस्पिरेंट, तो आपको इनकी बातों से कौन एग्जाम ओरिएंट टॉपिक है उसको आपको निकाल लेना। तो उसी के क्रम में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ डाटा इनके द्वारा दिया गया है। कैसे? अब भारत अब दुनिया के लिए निर्माण का बड़ा केंद्र बन रहा और देश के परिवहन विभाग के लिए बड़ा उत्पादक बनेगा। इसी क्रम में भारत में बनी मोबाइल और कार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आज के कई देशों में छाए हुए। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द ग्लोबल मंत्र, आपको यह कॉन्सेप्ट बार बार मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में देखने को मिलेगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम और मेक फॉर ग्लोबल कॉन्सेप्ट जो दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये क्या है? तो इसके संदर्भ में मैंने पहले चर्चा किया। जब आपको की नोट्स दूंगा ना, तो उसमें बस इसे इंक्लूड कर दूंगा, तो आप लोग की नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा उसी में। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें हैं ना पहले बता दी गई हैं, तो हर चीज़ को बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करें। इस पर लंबा जो भी चीज़ें हैं तो मैं आपको की नोट्स में शामिल करूँ। बस इतना समझिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में निर्मित वस्तुओं के संदर्भ में एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, जहां पर हर वस्तुओं के निर्माण में मेक इंडिया कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। निर्माण भारत में हो और मेक फॉर ग्लोबल, विश्व के लिए निर्माण किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट था, उसमें बहुत से एस्पेक्ट थे जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ पिछले 8 साल में या 8 वर्ष में 160 देशों से अधिक कंपनियों ने देश में निवेश किया है। याद रखिए 160 देशों के अधिक कंपनियों ने आपको भारत में निवेश किया है। तो यह डाटा आपको यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। साथ ही साथ 8 वर्षों में 5 गुना निवेश हुआ है, ठीक ना। पिछले 8 वर्षों में 5 गुना निवेश हुआ है जो पहले हुआ करता था। भारत का लक्ष्य 2025 तक रक्षा क्षेत्र में $25 अरब निवेश करने का है और साथ ही साथ रक्षा निर्यात में $5 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य। अर्थात हम निवेश को कितना लाएंगे? $25 अरब, ठीक है। और हम निर्यात दूसरे देशों को अपने उपकरण कितना करेंगे? $5 अरब। तो यह लक्ष्य निर्धारित किया है भारत सरकार के द्वारा। तो यह आपको डाटा यूज कर लेना। थोड़ा सा मैं इसका पेंसिल कलर चेंज कर दूँ। चलिए, तो इसको आप लोग डाटा को कवर कर लेना ताकि चीज़ें आपको आगे काम दे दे। साथ ही साथ इसका उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा कॉरिडोर बन रहा है।
उस पर भी इन्होंने चर्चा किया है। तो इस पर मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स होता है उसमें भी शामिल किया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। इसी के लिए देखिए सारे चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर फॉलो करते सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए ताकि सभी चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो जाए और आपका एग्ज़ाम में टाइम बचे और चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर सके। देखिए जो सितंबर 2021 में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ आपको 21,935 करोड़ का सौदा किया गया था, जिसमें पुराने एवरो 748 के विमानों को बदलने के लिए 56C-295 विमानों खरीदने के लिए सौदा किया गया था। तो आप ये लगभग 21,935 करोड़ का टोटल आपको समझौता है, जिसका आधारशिला वडोदरा में कल रखा गया। तो आपको यहाँ से की फैक्ट निकाल लेने सारे एग्जाम और इन चीज़ों को। देखिए नेक्स्ट है, देखिए ये भी टॉपिक अब कुछ दिन चर्चा में रहेगा, हालांकि इस पर पहले बहुत बार न्यूज़ कवर किया गया था। जब यह लागू किया गया था तो यह बहुत ही चर्चा में रहा था 2019 से लेकर 2020 तक। 21 में कुछ ठंडा हो गया, फिर अब 22 में कुछ चर्चा आया है, जिसमें आपको न्यायपालिका में कुछ इससे संबंधित याचिका दायर किया गया था। लगभग आपको 240 जनहित याचिका PLI आपको दायर किया गया था। तो इसी संदर्भ में जो अब सुनवाई चलेगी, इसमें सरकार ने अपना जो रविवार को CA के चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने की अपील केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इससे यह अवैध आवर्जन का जो बढ़ावा नहीं मिलता था, अवैध जो हम लोग दूसरे देश के लोग आके हमारे यहाँ बस जाएंगे, अर्थात जो 5 देशों की बात हो रही है, यह नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन है 2014 तक का किया हुआ था। तो आप लोग इसे समझिएगा। और केवल 6 निर्दिष्ट समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, जो आम समेत देश के 31 दिसंबर 2014 तक उससे पहले भारत में आए थे। यह क्यों था, मैं अभी इस पर चर्चा कर दूंगा आप लोग, ये क्यों किया गया था। इसका मुख्य जो याचिका करता है ना, इंडियन मुस्लिम लीग है। तो याद रखिएगा, इंडियन यूनियन मुस्लिम है, वो है आपको इसका मुख्य याचिका करता 240 में से। अब यहाँ कुछ बातें यहाँ याद जान लीजिएगा। यह संसद में अपने हलफनामे में सरकार बोलते हैं कि संसद भारतीय संविधान संसद को देता है, अनुच्छेद 245(1) के तहत आपको प्रदत्त अधिकारों के तहत संपूर्ण भाग में, भारत के किसी भी भाग में, संपूर्ण भारत में या संपूर्ण भारत के किसी भाग में उसे किसी हिस्से में कानून बनाने के लिए सक्षम बनाता है। तो आर्टिकल 245(1) याद रखिएगा, बहुत संसद इसका बहुत बार उपयोग करती है, तो इसे आर्टिकल को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब CA जो था, नागरिक संशोधन जो अधिनियम लाया गया था 2019 में, या भारत में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों के नागरिकता प्राप्त करने वाली सुविधा मिलती है। यह सुविधा भी उनके लिए है जो इन्हें पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 या अन्य संगत प्रावधानों के फॉरेन एक्ट 1946 के तहत केंद्र सरकार द्वारा छूट दी गई है। तो इसके तहत जो आएंगे उन्हीं को भारत में आने दिया जाएगा, और इसका डेडलाइन रखा गया 2014। तो आप लोग यहाँ 31 दिसंबर 2014 याद रखिएगा। अब सवाल यहाँ आप लोग का उठता होगा, किसी खास वर्ग के लोगों को ही भारत में क्यों लाया जा रहा है, मुस्लिम वर्ग को क्यों नहीं लाया जा रहा है, यही ना। और इसका CA का जो विवाद हुआ था शाहीन बाग में, इसका मूल मुद्दा यही था कि मुस्लिमों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर जो देश का बात यहाँ पर है, किन किन देशों का बात था यहाँ पर, अफ़गानिस्तान का बात था, बांग्लादेश का बात था और पाकिस्तान से आने वाले इन 5 धर्मों की बात थी। 5 धर्मों से जो लोग, 5 पंथों से जो लोग आएंगे इससे मानने वाले, उसकी बात हो रही, उन अल्पसंख्यकों की बात हो रही है। अब मुस्लिम की क्यों नहीं हो रही, बस यहाँ 2 लॉजिक समझिएगा, बाकी चीज़ें हैं ना आपको एक्ट में बहुत स्पष्ट किया हुआ है। और तीसरी चीज़ यह है कि किसी भी बहकावे में मत आइए आप लोग, आज भी कोई भी हैं। यहाँ 2 चीज़ें आप लोग बेहतर याद रखिएगा। मैंने जब CA का मामला हुआ था वहाँ पर वीडियो एनालिसिस किया था, तो आप लोग का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। बस यहाँ मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट यह है ना, किसी भी बहुसंख्यक राष्ट्र में बहुसंख्यक प्रताड़ित नहीं हो सकता है, ठीक ना। किसी राष्ट्र में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के द्वारा प्रताड़ित हो सकता है। तो यह कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में है, भारत में भी है। जैसे कि हमारे अल्पसंख्यक लोग
कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो बोलते हैं बार बार ना कि हमें बहुसंख्यक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो आधार है, न कि यह आधार कहा जा सकता है कि वहाँ बहुसंख्यक वाले राष्ट्र में बहुसंख्यक लोगों से प्रताड़ित है। तो यहाँ पर अगर वो प्रताड़ित है, मान लीजिए मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर और भारत में हिंदू बहुसंख्यक है ना, अगर यहाँ पर हिंदू प्रताड़ित हो रहे तो प्रताड़ना का स्तर दूसरा होगा कि कोई धार्मिक या आधार कभी नहीं होगा उसका, क्योंकि धर्म के आधार पर उसका प्रताड़ना नहीं हो रहा होगा। वो रोजगार के आधार पर प्रताड़ना होगा, या तो क्षेत्र के आधार पर प्रताड़ना होगा, या अवसरों के आधार पर प्रताड़ना हो रहा होगा। अब मान लीजिए भारत में किसी हिंदू को अगर बोलेगा मुझ पर प्रताड़ना हो रहा है धार्मिक आधार पर, तो वो बेवकूफ़ी वाले ही बात बोल रहा होगा ना, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग में बहुसंख्यक का प्रताड़ना उसके धार्मिक आधार पर नहीं होता। किसी भी राष्ट्र का एग्जाम्पल आप लेके उठा लीजिए, बस भारत पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अभी जो चीज़ें इससे रिलेटेड है आप लोग नहीं समझ पाइए, किसी भी वर्ल्ड इसके अतिरिक्त उठा लीजिए आप, उस राष्ट्र में जो बहुसंख्यक है, क्या कभी ऐसी घटनाएं बहुसंख्यक के संदर्भ में जैसे मिलता है? नहीं, हमेशा या तो अल्पसंख्यक को इस संदर्भ में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाएगा, जैसे बहुत बार अब, या तो इसके संदर्भ में देख सकते हैं बहुसंख्यक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को भी प्रताड़ित किया, जैसे कश्मीर में आप देखे होंगे मामला, या तो पंजाब में ऐसा मामला देखे होंगे। तो आपको इस तरह घटनाएं देखिए। अब यहाँ पर इसी संदर्भ को समझिए, जो कॉन्सेप्ट विश्व में है ना, यह पाकिस्तान पर भी लागू होता है, अफगानिस्तान पर भी लागू होता है और बांग्लादेश को भी लागू होता है। क्या वहाँ के मुस्लिम धार्मिक आधार पर मुस्लिमों से प्रताड़ित हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अगर होते हैं तो उनके पीछे ये कारण हो सकता है, रोजगार के साधन कम होंगे तो उनके बीच विवाद उत्पन्न हो रहा होगा, क्षेत्र विशेष को लेकर उस पर वर्चस्वता के लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा तो प्रताड़ित किया जा सकता है, या आपको अपने बेहतर जीवन स्थापित करने के लिए उनको ऐसा अवसर नहीं मिल रहा होगा उन राष्ट्रों में, तो उसको प्रताड़ना, अपने दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो ऐसे नियमों का लाभ लेते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों राष्ट्रों में बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यक का प्रताड़ना जरूर होगा। अरे ये लगातार होता है। हाल ही में मैंने एक आपको न्यूज़ स्लाइड दिया भी था कि एक हिंदू बच्ची थी, उसको पहले धर्म परिवर्तन किया जाता है और गैंग रेप किया जाता है पाकिस्तान में, और वो 14 साल से कम उम्र की बच्ची थी। तो यह धार्मिक प्रताड़ना, धार्मिक के आधार पर प्रताड़ना किया गया प्रताड़ना माना जाता है। तो आपको ये समझना है। इसी तरह आपको भारत में विकिलीक्स का मामला था, आपको कुछ दिन पहले मैंने इस पर न्यूज़ भी एनालिसिस किया था। तो कुछ बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा किया गया, उस वर्ग के महिला पर किया गया अत्याचार धार्मिक रूप से हो सकता है यह कारक माना जाएगा, पर यह कभी यह नहीं माना जाएगा कि बहुसंख्यक रोजगार के लिए किसी बहुसंख्यक का प्रताड़ना कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। कभी भी आप लोग ऐसे ही किसी आइडियोलॉजी को डेवलप मत कर लीजिएगा। जो राजनीतिकरण जिस चीज़ों का किया जाता है, आप लोगों को मैं अब मेरे चैनल पर आते आपको न्यूट्रल चीज़ों को समझना है, क्या इसका वास्तविक कॉन्सेप्ट है और किस रूप से यह चीज़ें आगे काम करती है। आप वर्ल्ड के कोई भी देश का ऐसा एक भी देश का उदाहरण लेकर आइए मेरे पास, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जहां बहुसंख्यक ने बहुसंख्यक वर्ग का प्रताड़ना इस आधार पर, धार्मिक आधार पर किया हो। ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको भारत में जो बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, तो वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति खराब है। पहले 13% के आसपास पाकिस्तान में हिंदू हुआ करते थे, अब मात्र 0.18 के आसपास आ गया इस प्रकार के आंकड़े। अब भारत में वही अल्पसंख्यक की बात की जाए, पहले 2 पॉइंट के आसपास था, आज 14 पॉइंट के आसपास आ गया। तो भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या बड़ी है, पर जो हमारे हिंदू राष्ट्र है, विश्व में केवल एक हिंदू राष्ट्र जो नेपाल और भारत है। तो आपको भारतीय डायस्पोरा जो होगा वो कहाँ जाएगा? जो भी विश्व में है, तो या तो नेपाल जाएगा या तो भारत आएगा। तो भारतीय डायस्पोरा भारत ना आएगा कि विदेश जाएगा, नेपाल जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसी संदर्भ को समझिएगा कि जो छूट दी गई है ना इस डायस्पोरा को, आप हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म, तो भारतीय डायस्पोरा के संदर्भ में समझिएगा कि कभी उस क्षेत्र में मान लीजिए, और भारत का भू क्षेत्र पहले इन क्षेत्रों में था, साझा संस्कृति थी हमारी, समय के साथ इसका विभाजन हुआ ना। हम ऐसा तो नहीं है ना कि इन जो डायस्पोरा जो है इसका,
ये जो क्षेत्र हिंदू सिख मुस्लिम है, अमेरिका में ऐसे डायस्पोरा जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनको, इनके लिए यह नियम ला दिए, या इंडोनेशिया या सिंगापुर ऐसे क्षेत्रों में जो भारतीय इस प्रकार के डायस्पोरा प्रताड़ित हो रहे होंगे तो उनके लिए ला दिए। नहीं, केवल उसके लिए, उस राज्यों के लिए था जिसके साथ मेरी साझिश भूमि साझा हुआ करती थी और साझा संस्कृति और साझा जीवन रहन का समय था, और समय के साथ है ना वो हमसे अलग हो गए। तो देखिए, हमारे जो लोग हैं उनको भारत में लाना भारत का प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए, वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। हाँ, ऐसे ही अगर आप इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विशेष अगर मान लीजिए श्रीलंका में प्रताड़ित हो रहा है, भारतीय मूल के प्रताड़ित हो रहा है, तो भारत सरकार को चाहिए कि उन्हें भी इसके संदर्भ में लाना चाहिए। तो जिस प्रकार से इन राष्ट्रों के संदर्भ में देखने को मिलता है ना, भारतीय जो क्षेत्र हैं, जो हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी साझा संस्कृति रहा, वैसा श्रीलंका का नहीं रहा है। ध्यान रखिएगा ये बात। यहाँ पर तमिल जाके यहाँ बस गया और यहाँ से उसको इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं, वो सत्ता का भाग बन गया था। ध्यान रखिएगा, सत्ता का भाग बन गया है तमिल। तो इस प्रकार से तमिल वर्गों का जो अत्याचार आपको बार बार सुनने को मिलता है या विषय सुनने को मिलता है, जो इसकी प्रकृति है ना, इन तीनों देशों में वैसी प्रकृति नहीं है। आप इतिहास उलट के देख लीजिए इन तीनों राष्ट्रों का, वहाँ पर हिंदू सत्ता का, जो हिंदू नेतृत्व का क्या स्थिति है, या सिख का, बौद्ध का, पारसी का, ईसाई का नेतृत्व क्या है। सत्ता में जो केंद्रीकरण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण, लोगों को सत्ता दिया जाना चाहिए इस वर्ग का। जैसे अल्पसंख्यकों को सत्ता मांग उठता है ना। हाल ही में जब आपको सुनुक जी प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, तो कुछ लोग भारत में बोलते हैं ना, जिनमें थरूर जी हैं और पी चिदम्बरम जी हैं, जो ये बोलते हैं ना कि अल्पसंख्यकों को भी इस प्रकार से दर्जा दिया जाना चाहिए। तो वैसे ही वहाँ पर ऐसा दर्जा मिला हुआ है? नहीं ना मिला हुआ है। पर भारत में आज़ादी के साथ ही अपने शुरुआती दौर से ही अल्पसंख्यकों और जो जैसे सिख हुए, पारसी जैसे राजीव गांधी के जो फिरोज गांधी थे, पारसी समुदाय से आते थे, उनको पारसी में भी मिला हुआ है। बौद्ध वाले को भी मिला हुआ, बौद्ध धर्मावलंबी के लोग भी हमारे यहाँ आए हुए थे, काम कर रहे हैं इस तरीके से। जैसे आपको संविधान निर्माता जो थे बौद्ध अपना लिए थे, अम्बेडकर जी। तो आपको समझ में आया कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा लोकतांत्रिकरण विश्व में विरले है, जहाँ पर आपको यह नहीं समझाना है कि यहाँ पर किसे अधिकार देना चाहिए, किसे नहीं अधिकार देना चाहिए। हमारा संविधान जो है ना, विस्तृत रूप से सभी को शक्तियाँ देता है, बस हमें अपने लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब इसमें कोई वर्ग या कोई राजनीतिक वर्ग के रूप में कोई यह बात बोलता है कि नहीं मुस्लिम वर्ग को भी यहाँ पर लाना चाहिए, तो उनकी ना वैचारिक रूप से कमजोरी ही नज़र आती है कि किसी राष्ट्र में बहुसंख्यक वर्ग का दमन बहुसंख्यक संदर्भ में किया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता, कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप समझिएगा और निर्णय आने दीजिए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्या आएगा नहीं आएगा। ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, और इसको अलग तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है। केवल यहाँ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि शक्ति और संसाधनों का वितरण किस रूप से होना है। नेक्स्ट है, देखिए, समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरी है, मान रहे हैं मुस्लिम गुरु। इस पर नागरिक संहिता के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया, लास्ट वीडियो में बताया था कि कब इसकी चर्चा हुई, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ 2-3 चीज़ें बात करूँगा मैं। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के मूल प्रकृति में शामिल था और अपेक्षा किया गया था राज्य की संस्थाओं से कि आगे आने वाले समय में इस पर काम किया जाएगा। पर राज्यों का जो राजनीतिकरण किया गया, तुष्टीकरण की राजनीति की गई, उसमें यह विषय गौण पड़ गया कि समान नागरिक संहिता का विषय लागू हो। अब देखिए बातें यहाँ समझिएगा, हम इसको कब तक लागू नहीं कर सकेंगे या कब तक लागू नहीं करना चाहेंगे, किसी भी धर्म विशेष की बात यहाँ हो रही है। सभी धर्मों को बोला जा रहा है, सभी धर्मों में ये बात की जा रही है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, वो बोल रहा है कि इसके साथ एक समानांतर जो व्यवस्था कायम नहीं हो सकेगी। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, या उन लोगों से सवाल करना, सभी लोगों से, आप कब तक इसे डिले करते रहिएगा। कभी भी आप अमेरिका में जाकर, ब्रिटेन में जाकर यह बात बोल सकते हैं कि नहीं, एक राष्ट्र एक नीति नहीं होनी चाहिए? कभी बोल सकते? नहीं बोल सकते हैं।
देखिए मैं यहाँ एक चीज़ बात बोलें, यहाँ पर धार्मिक आधार पर जो चीज़ें आधार है ना उसके लिए वाद संवाद कीजिए, ठीक ना, प्रतिवाद मत कीजिए। प्रतिवाद कीजिएगा तो बहुत सी चीज़ें गड़ी मुद्दे निकल जाता है, तो जो चीज़ें वो हमें लाना है ना बेहतर समाज निर्माण के लिए वो नहीं हो पाएगा, बाकी सारी चीज़ें चलाएगा सामने। तो देखिए समान नागरिक संहिता क्यों इतना ज़रूरी है, मैंने इस पर पहले भी आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करके बताया था कि नागरिक संहिता क्यों ज़रूरी है। अब गोवा का उदाहरण ले लीजिए, गोवा में लोग बोलते छोटे स्तर पर लागू किया गया है, तो आप गोवा का एक भी एग्जाम्पल ऐसा बता दीजिएगा कि इस आधार पर डिस्प्यूट हुआ है समान नागरिक संहिता के आधार पर, छोटा रहे या बड़ा रहे, उसके जो प्रशासनिक अधिकरण है उसके कार्य क्षमता पर डिपेंड करेगा ना, और लोगों के व्यवहार में तो वो चीज़ों को अंतर नहीं ला सकता है ना। तो आप एक भी ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए कि गोवा में इस प्रकार से डिस्प्यूट हुआ समान नागरिक संहिता के संदर्भ में, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हाल में कुछ राज्यों ने जैसे गुजरात में चुनावी एजेंडे के तौर पर बोला जा रहा है लागू किया जाएगा, हालांकि राज्य को यह शक्ति नहीं है, केंद्र के संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट होगी। ध्यान रखिए केंद्र का जो समान नागरिक संहिता है वो सर्वोपरि होगा, राज्य इसे लागू कर सकता है, अपने यहाँ लागू रख सकता है, पर केंद्र जब जिस दिन बना देगा तो गोवा का कानून रहे या हिमाचल प्रदेश जो पारित करने कमेटी बन चुकी है वो, या गुजरात, तो उसका निम्न हो जाएगा, केंद्र का लागू हो जाएगा। तो भारत की विविधता के संदर्भ में क्या लागू किया जा सकता है समान नागरिक संहिता, इसी पर विशेष डिबेट चल रहा है और इस पर लगातार डिबेट चलेगा, अभी कुछ दिनों तक चलेगा। अंत में जो चीज़ें आएंगी ना तो मैं उस पर आपको एक वीडियो एनालिसिस कर दूंगा। पहले का वीडियो एनालिसिस आप लोगों को किया हुआ पहले पार्ट का, इस घटना से पहले के पार्ट और घटना के बाद का पार्ट जो आएगा उस पर लास्ट एनालिसिस मैं कर दूंगा ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट है आगे, तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी बेहतर लोग हमसे जुड़ सके। और जो 10,000 का टारगेट है ना उसके बाद स्मार्ट टीवी पर दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस लेने का या सभी क्लासेस लाइव क्लासेस लेने का, तो जल्द से जल्द आप लोग उस टारगेट को पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से उभर कर सामने आए। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और जो पैकेज आज ऑफ़र है उसका लाभ ज़रूर आप लोग लीजिए। आज 12 बजे रात तक ये ऑफ़र रहेगा, तो आप लोग जितने लोग अभी तक नहीं ले पाए हैं यूपीएससी के कोर्स में, बीपीएससी के कोर्स में, तो आप लोग जल्द से जल्द इसका इनरोल करवा लीजिए ताकि छूट में आप लोग को लाभ प्राप्त हो जाए। देखिए आपको हाल ही में जलवायु प्रदूषण और उसके प्रभाव से संबंधित टॉपिक दिवाली के अवसर पर मैंने कवर किया था, तो आप उसे देख लीजिएगा और यहाँ पर उसमें ऐड कर दीजिएगा ये पॉइंट को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए शिकागो यूनिवर्सिटी रिपोर्ट एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2022 में बयां की स्थिति, तो हाल ही में आपको जारी किया गया यह रिपोर्ट और बताया गया कि आतंकवाद और दंगों से ज़्यादा मौत प्रदूषण होता है। प्रदूषण से 89 गुना ज़्यादा लोग आतंकवाद और दंगों की जो तुलना में केवल प्रदूषण से मर जाते हैं, तो ये डाटा आप लोगों को काम देगा। दूसरा, आबादी ऐसी जगह पर रहती है जहां PM 2.5 और भारत के खुद के बनाए हुए मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा प्रदूषण झेल रही है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक होना चाहिए। 73% आबादी ऐसे क्षेत्र में जहां रह रही है जहां 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक प्रदूषण है। तो समझ सकते हैं कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या है प्रदूषण वाले क्षेत्र में रहता है। 44% योगदान 2013 के बाद दुनिया भर में विश्व प्रदूषण में भारत का रहा है। तो भारत का प्रदूषण लगातार 13 के बाद बढ़ा है, इसके पीछे बहुत से कारण है, आपको मैंने बताया भी था। विकास और समृद्धि के लिए अवसंरचना निर्माण अच्छे से निष्पादन नहीं करना प्रदूषण के क्षेत्र को, यह भी एक मूल कारक है। साथ ही साथ 71.4% आपको बढ़ गया 98 के बाद अब तक भारत की वार्षिक PM 2.5 का स्तर। तो ये सब डाटा आपको यूज कर लेना है। नेक्स्ट है दिल्ली NCR में सबसे बेहाल है, खराब स्थिति है। 10 वर्ष घट रही है प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की औसत उम्र, ध्यान रहे औसत उम्र घट रही है। अगर औसत उम्र अभी 63 है तो वहाँ रहिएगा तो 10 साल घट के 53 वर्ष हो जाएगा, तो इसलिए देखते होंगे असर प्रभाव अपने स्वास्थ्य पर। 7 वर्ष 6 महीने घट रही है उत्तर प्रदेश भारत में रहने वाले की औसत उम्र। यूपी में जो लोग रह रहे हैं उसमें लगभग 7.5 वर्ष की आयु घट रही है। इसी प्रकार से आपको 5 वर्ष घट रही है भारत में रहने वाले लोगों को।
भारत में जो रह रहे हैं उसके लिए 5 वर्ष उनकी औसत आयु प्रदूषण के कारण घट रही है। ये सब डाटा आप लोग इंक्रीज डाटा को इस तरह फ्लो चार्ट में बना लीजिएगा, घटता हुआ वर्ष यहाँ कर लीजिएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बना देना है भारत सबसे कम है तो भारत 5 वर्ष भारत लिख लीजिएगा। दूसरा आपको बिहार यूपी कर लीजिएगा और चौथा एनसीआर दिल्ली कर लीजिएगा 5 7.6 और यहाँ पर 10 वर्ष। तो इस तरह का फ्लो चार्ट आप लोग बना दीजिएगा ना, तो एग्ज़ाम में सब इम्प्रूव डाटा ही दे रहे हैं आप, पर उसको अलग तरीके से दे रहे हैं तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए आज पेपर में थोड़ा सा यही सब चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें पहले की कवर की जा चुकी है। तो देखिए जो चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो 96% एयरबेस स्पेन जो जितना कम करती है काम करती है विमान के लिए, इतना ही हिस्सा इस कारखाने में करेगी काम। तो प्रधानमंत्री जो वडोदरा में है उसके संबंधित और भी चीज़ें यहाँ पर दिया गया, तो इसको आप लोग की पॉइंट कवर कीजिएगा। आप लोगों को पेपर स्लाइड भेजा जाता है ग्रुप पे, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। एक न्यूज़ और है आप लोगों को, न्यायपालिका में जजों की जो नियुक्तियां होती है कोलेजियम के संदर्भ में मैंने चर्चा किया था, उसके सभी एस्पेक्ट पर मैंने चर्चा की, उसके लाभ क्या है, उसके हानि क्या है, उसके कोलेजियम व्यवस्था क्या है, कोलेजियम व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत होती, सभी पर। उसी में आप लोग एक डाटा और इंक्लूड कर लीजिएगा। अभी वर्तमान में जो 34 संख्या है ना जजों की कुल मंजूर सुप्रीम कोर्ट में, न्यायाधीशों की कुल संख्या जो मंजूर पद है 34 है, 1 + 33 याद रखिएगा, 1 + 33 34 पद है कुल, जिसमें से अभी वर्तमान में 28 पद काम कर रहे हैं और 6 पद खाली हो जाएंगे कुछ महीनों में। तो याद रखिएगा यह संख्या लगातार घट रही है और कोलेजियम व्यवस्था में जजों की नियुक्ति की रफ्तार जो है धीरे है, इस रुपये से आप लोग को समझ आ। जिसमें देखिए ललित जो है वर्तमान जो CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ललित के बाद 4 जनवरी को जस्टिस S अब्दुल नज़ीर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं मई में 2 न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी और 14 मई को जस्टिस SMR साहब जो हैं 15 मई को सेवानिवृत्त हो। इसी प्रकार प्रक्रिया बढ़ेगी, जिसमें प्रश्न यह उठेगा जजों की संख्या जो नियुक्त होने वाली है वो जो जज ही जब कम होंगे तो न्याय की प्रक्रिया कैसे तेज होगी। तो यह प्रश्न जो उभर कर सामने आता है उससे एस्पेक्ट में ये सब केस स्टडी के तौर पर आप लोग यूज़ कीजिएगा कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो आपको लास्ट वीडियो में कवर किया जा चुका है। ऐसे ही नीचे आइए, एक देखिए PT ओरिएंट चीज़ें हैं यहाँ पर कवर कर लीजिएगा आप लोग। गुजरात के मेहसाना जिले में मोढेरा में पहला ग्राम सूर्य ग्राम घोषित किया गया। तो PT फैक्ट के रूप में आपको यहाँ डेवलप हो सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब मन की बात जो प्रधानमंत्री कहते हैं एस्पिरेंट के तौर पर आप लोग जरूर से सुनिएगा। UPSC एस्पिरेंट और स्टेट PCS का एस्पिरेंट है ना, रविवार को आता है, तो आप लोग इस सीरीज़ को जरूर सुनिएगा। यहाँ पर बहुत से भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जो बातें की जाती है, संबंधित चीज़ें की जाती हैं, तो आप लोग एग्जाम में केस स्टडी के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं मैगजीन में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसे ज़रूर सुनिएगा एस्पिरेंट के तौर पर। राजनीतिकरण इसका मत कीजिए, आप इन सब चीज़ों को ना अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना सीखिए कि किस पार्ट से हमें एग्ज़ाम और इन चीज़ों को निकाला जा सकता है। तो ठीक है, इसी के संदर्भ में चीज़ें आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए नीचे है, आ जाते हैं। तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर एक उत्सव मनाया गया इंटरनेशनल डिसलेक्सिया जागरूकता के लिए। आपको मई में माह में पर नई दिल्ली के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को लाल रंग से रोशनी से रंग दिया गया, क्योंकि डिसलेक्सिया की विश्व भर में बच्चों में पाई जाने वाली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके आंकड़ों के अनुसार 10 से 1 वर्ष के बच्चे ये समस्या पाई जाती है। इसके बावजूद अधिकांश लोग इसके कारण प्रभाव और निवारण के लिए जागरूक नहीं है। तो देखिए बहुत ही उम्दा कदम है। इस प्रकार से देखिए लोगों में जागरूकता आएगी। अब ये लोग देखिए क्यों दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को जो संसद भवन है उसमें क्यों साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को रेड कर दिया गया। तो लोग जगह बस यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करेंगे तो इस बीमारी का नाम आएगा। तो इस बीमारी का नाम आएगा तो देखिए इस डिजीज़ के नाम आएंगे तो इसके लोग इसके प्रति जागरूक होंगे, तो लोग समझेंगे हाँ क्या समस्या है। इस प्रकार के जो कदम उठाने से होता है क्या है ना, समाज में हम अधिक तबके तक अपनी चीज़ों को पहुँचा सकते हैं।
तो ये सब चीज़ों को कवर करना है, देखना है। और यूट्यूबर सब लोग इस पर लगे होंगे, सारे लोग वीडियो बनाने पर, तो आप लोग ये सब चीज़ों को देखेंगे क्यों ये होता है, क्यों ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है आपको यहाँ सीखने की ज़रूरत है, यहाँ राजनीतिकरण नहीं कीजिएगा। मैं यहाँ से कुछ आप लोगों को चीज़ें बताना चाहता हूँ। कोई अपने शिखर पर पहुँच के कैसे नीचे अपने गर्त पर जाता है, आप लोग इसे समझिएगा। देखिए 1984 में 400 सीटों वाली पार्टी वर्तमान में 2 पार्टी तक दो राज्यों में आपको सीमित रह गई है वैसी पार्टी, और लोकसभा में इसका जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें न्यून पार्टी जो रह गई है, विपक्ष का भी दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई है। तो इसके बीच जो कारण है ह्रास का, उसके पीछे आपको प्रशासनिक केस स्टडी के तौर पर पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई संगठन क्यों इतना नीचे गिर सकता है, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, किस प्रकार की प्रवृत्ति, कार्यशैली या तो किस प्रकार का आचरण व्यवहार रहा होगा, जिसके आधार पर जनता इसे शिखर से लेकर इस स्तर पर ला दिया। 400 सीट से समझ लीजिए वर्तमान में कितनी सीट है, शायद मे बी 30 के आसपास सीट है कांग्रेस की, मे बी शायद लिखा, मैं याद नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। कुछ चीज़ें मेरे माइंड से भी कभी कभी निकल जाता है, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। मैंने क्योंकि देखा नहीं था, इसका रिव्यू नहीं देखा था, बस इस चीज़ पर कुछ केस स्टडी था उसे बताना चाह रहा था। आप लोग सीट देख लीजिएगा, शायद मे बी 30 के आसपास होना चाहिए, तभी तो नहीं मिला है ना। तो आपको यहाँ केस स्टडी यह पूछ सकता है कि कोई संगठन में आप किस रूप से कार्य करेंगे, उस संगठन का जो आउटपुट है ना बेहतर होगा। अब ऐसा मान लीजिए पीएसयू का आपको कुछ संगठन का दायित्व दिया जाता है, पीएसयू जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, तो आप कैसे किसी संगठन को बेहतर बनाएंगे, तो उसके लिए विकल्प क्या क्या आपके पास होने चाहिए। देखिए लोक प्रशासन में यह बहुत फेमस टॉपिक होता है। आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं संगठन से, संगठन को कैसे आपको बेहतर बनाना है, तो उसी पार्ट में मैं केस स्टडी के तौर पर आपको ये कवर किया जा सकता है कि कोई संगठन 400 से लेकर वर्तमान स्थिति तक कैसे आ सकती है, कौन कौन सी कमी रही होगी। तो उसके लिए आपको एक केस स्टडी यह देता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए यह अंध विरोध में एक और उदाहरण मैंने पिछले न्यूज़ में भी एनालिसिस किया था, सेम एनालिसिस यही है, इनके द्वारा भी वही बातें की गई है कि किस रूप से भारत में अल्पसंख्यकों को या तो जो दलित है, वंचित लोग हैं, उनको सत्ता नहीं दिया गया है, तो वो लोग किस रूप से अंध विरोध में चले जाते हैं। अब देखिए पी चिदम्बरम या तो जो आपको थरूर जी हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास व्यक्तिगत ज्ञान की कमी है, पर अंध विरोध में वो इतने नीचे स्तर पर चले गए हैं ना, तो इसकी कामना तक नहीं की जा सकती थी, क्योंकि थरूर और चिदम्बरम जी एक बेहतरीन वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और किसी बात को बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं, समझते हैं तो बोलते हैं। पर एकाएक होता है ना कि आप जिज्ञासावश या कुछ ऐसी बातें बोल देते जिसके असर, तो मान लीजिए आप तो तीर छोड़ दिया, अब उसका तीर कहाँ जाके कहाँ लगेगा इसका तो आकलन आपने नहीं किया ना। तो वही वाली बात यहाँ हो गई है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आज़ादी के साथ ही लोगों को अधिकार दिया था, नहीं तो विश्व का कोई ऐसा आप संविधान उठाइए भारत से पहले 1947 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, अभी नहीं, अभी तो बहुत से राष्ट्र बने हैं तो उसमें अधिकार तो मिला ही है ना, पर 47 से पहले की मैं बात करूँ, विश्व का कोई ऐसा संविधान आप निकाल के देखिएगा क्या संविधान के साथ ही उसे मौलिक अधिकार दे दिया गया था जो बृहद पैमाने पर भारत में दिया गया है। उसके लिए उन्हें उस राष्ट्र में संघर्ष करना पड़ा है, तो जाके संविधान लागू होने के बाद उन्हें उन प्रकार के मौलिक अधिकार, बृहद मौलिक अधिकार, जैसे आपको वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, या तो फिर इस प्रकार से समानता का अधिकार दिया गया, सार्वजनिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार दिया गया, SC ST वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए बात अस्पृश्यता का जो अधिकार दिया गया, या किसी भी सार्वजनिक पद पर कोई भी व्यक्ति आके रह सकता है, वो नियुक्त हो सकता है, उसके संदर्भ में आपको मैंने पॉलिटी के जो क्लास दिया हूँ ना मौलिक अधिकार में, तो आप पर इस टॉपिक पर बृहद चर्चा किया हो कि SC ST वर्ग को कैसे उत्थान, कैसे लोग प्रोमोट किए, भारत किस प्रकार से मौलिक अधिकारों का संरक्षा विश्व के दर्जे से किया है, तो सभी चीज़ों को मैंने चर्चा किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो समझ में आइडियोलॉजी आ जाएगा कि नहीं ये क्यों बात बोली जा रही है। अब देखिए जिस राष्ट्र ने आज़ादी के साथ महिलाओं को अधिकार दे दिया, जो आज तक विश्व में बहुत से देश महिलाओं के अधिकार देने के लिए लड़ रहे हैं,
जैसे ईरान है ना, अभी महिलाओं का अधिकार देने के लिए ईरान की महिलाएं लड़ रही प्राप्त करने के लिए। यहाँ तक कि अमेरिका की बात हो रही, अमेरिका के लंबे समय के बाद महिलाओं को अधिकार दिया था। ये सब चीज़ें समझिएगा, आपको तो समझ में आ जाएगा क्यों इस प्रकार के जो थरूर जी और चिदम्बरम जी बोले हैं, तो किस प्रकार के अंधभक्ति में जाके चीज़ें बोले होंगे, तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बस एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कहाँ गया, एक सेकेंड जी, ये बातें क्यों बोली जा रही है समझिएगा। 2004 के उस राजनीतिक घटनाक्रम में जब कांग्रेसियों ने इतावली मूल के सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास किया था, तथ्य यही है कि उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से बुलावा ही नहीं मिला था और उन्हें अपने विश्वास पात्र जो मनमोहन सिंह जी थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब मैं कठपुतली नहीं बोलूँगा क्योंकि कठपुतली की सरकारें राजनीतिकरण हो सकती है। मनमोहन सिंह अपने स्तर पर बेहतर काम किए हैं, पर राजनीतिक जो चीज़ें हैं वो तो हो गई हैं ना, लोग बोलेंगे, बोलने वाले के मुँह कोई थोड़ी रोका हुआ है ना, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पार्ट हैं। तो मैं बस यहाँ कहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं बन पाई है प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और क्यों नहीं एपीजे अब्दुल कलाम उनको बुलाए थे, उसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बताया था। आगे जाके आप देखिएगा क्या बोलता है युक्ति युक्त प्रतिबंध। आपको मौलिक अधिकार के संदर्भ वीडियो देखिएगा, मैंने इसको 4 दिन पहले ही कवर किया, उसके मूल प्रवृत्ति को समझाएगा कि संविधान में कहीं यह बताया नहीं गया है कि किसी विदेशी व्यक्ति को भारत में नागरिक बनने से नहीं रोक। जो भारत का नागरिक बन गया है वो भारतीय पद पर रह सकता है, केवल यह कहा गया है कि भारत के नागरिक होना जरूरी है। पर भारत समग्र रूप से उसका संविधान यह मूल प्रवृत्ति में मानता है कि जो जन्म से होगा ना तो सार्वजनिक पद उसे ही देना चाहिए, क्योंकि जन्म से कॉन्सेप्ट होता हर देश में लागू होता है कि जन्म से जो व्यक्ति नागरिक होगा वही उस देश का सार्वजनिक महत्वपूर्ण पदों पर जाना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, संसद का कोई ऐसा पद हुआ जिसमें आपको ऐसी अपेक्षा की जाती है। बाकी सारी चीज़ें हैं ना आप विदेशी नागरिक को दे सकते हैं, वो उनका विधिक अधिकार होगा। पर आप ये चीज़ समझिएगा, यह कॉन्सेप्ट जाके आपको वीडियो एनालिसिस देखिएगा पॉलिटी वाले क्लास में, तो आपको समझ में आ जाए क्यों नहीं दिया गया था। इसी भड़ास में ना चीज़ें बोली जा रही है। समझिएगा कि जब ब्रिटेन में सुनुक को बनाया जा सकता है तो भारत में सोनिया गांधी या जो लोग हैं उनको क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ चीज़ों को दो तरीके से है, वहाँ उनका घटनाक्रम अलग है, इनका घटनाक्रम अलग है, तो इनको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसी में चीज़ें स्पष्ट की गई और यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग सरदार जी का आज जन्म दिवस है, सभी को बधाई एकता दिवस के संदर्भ में। इस एनालिसिस को केवल पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो चीज़ें इनकी ऐतिहासिक भूमिकाएं हैं उनके बारे में चर्चा किया गया। आज डीसीए के क्लास में इनके संदर्भ में आपको आज न्यूज़ मिलेगा, तो वहाँ विस्तृत चर्चा शाम इवनिंग में लाइव क्लासेस में होंगे। तो आप लोग सभी लोग जुड़िए लाइव क्लास में। 8 PM में होता है लाइव क्लास करेंट अफेयर्स का, डेली करेंट अफेयर्स सीरीज़ का। तो आप लोग सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं उसमें जाइए। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें बच जाती हैं ना वहाँ कवर की जाती है, तो आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। अब समाप्त हो गया, कल फिर मिलेंगे। आज कोई की नोट्स नहीं मिला क्योंकि पहले का ही सारे न्यूज़ कवर थे, कुछ बातें बोलनी थी बस इसलिए। कल हम लोग फिर एक नई न्यूज़ एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।